नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हजारों सालों तक जमीन के नीचे एक राज बनकर दबी रही। सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जिसने अपने समय में विकास की वो ऊंचाइयां छू ली थी जिसके बारे में आज सोचना भी किसी अजूबे से कम नहीं लगता। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों प्राचीन सभ्यताओं को मिला देने पर भी आकार में उनसे कई ज्यादा बड़ा था, लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है, 1920 के दशक तक इतिहास के पन्नों में इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। मतलब इतना विशाल और महान समाज पूरी तरह से गायब कैसे हो सकता है? यही तो वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले एक खोई हुई सभ्यता की बात करेंगे, फिर देखेंगे उनका कमाल का नगर निर्माण, उनका आर्थिक और कृषि जीवन, उनके शिल्प, धर्म और जेनेटिक्स, और आखिर में इस महान सभ्यता का पतन कैसे हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक खोई हुई सभ्यता। पता है, इस सभ्यता के मिलने की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। हुआ यूं कि 19वीं सदी में पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। खुदाई के दौरान मजदूरों को अचानक एकदम पकी हुई तैयार ईंटें मिलने लगी। लोगों को लगा, अरे वाह, ये तो कोई चमत्कार है, और वो उन ईंटों से अपने घर बनाने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में क्या बर्बाद कर रहे हैं। वैसे 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इस पुरानी सभ्यता पर ध्यान दिया था। फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वे भी किया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू मिला 1921 में, जब जॉन मार्शल के डायरेक्शन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की प्रॉपर खुदाई की। और बूम, पूरी की पूरी एक नई प्राचीन सभ्यता दुनिया के सामने आ गई। अब इसके स्केल को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। ये सभ्यता आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी। अभी तक इसके 1500 से भी ज्यादा साइट्स खोजे जा चुके हैं। मतलब अपने समय की इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को एक साथ रख दें तो भी ये उन पर भारी पड़ती। ये लिटरली उस दौर की सबसे बड़ी और ताकतवर सभ्यता थी। अब अगर इसके टाइमलाइन पे नजर डालें तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसकी जड़ें मेहरगढ़ और भिड़ाना जैसी जगहों पर 7570 ईसा पूर्व के आसपास ही शुरू हो गई थीं। लेकिन जो इसका मैच्योर या सबसे विकसित रूप हम देखते हैं ना, वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। यही वो दौर था जब ये अपने पीक पर थे। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, इनका अद्भुत नगर निर्माण, जो सच में माइंड ब्लोइंग है। वैसे इन शहरों के नाम बड़े दिलचस्प हैं और इनके पीछे के लॉजिक भी कमाल के हैं। जैसे सिंध के सबसे मशहूर शहर मोहनजोदड़ो का असल मतलब होता है प्रेतों का टीला या माउंड ऑफ द डेड। वहीं राजस्थान के कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां, शायद इसलिए क्योंकि खुदाई में वहां काले रंग की चूड़ियों के ढेर सारे अवशेष मिले थे। काफी लॉजिकल है ना? लेकिन इनकी वास्तुकला की जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल। जहां उस वक्त प्राचीन मिस्र जैसी जगहें सिर्फ धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से काम चला रही थीं, वहीं सिंधु घाटी के लोग अत्यधिक टिकाऊ भट्टी में पकी ईंटें यूज कर रहे थे, वो भी इतने बड़े स्केल पर। यह इनकी एडवांस इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सबूत है। और इनकी इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। इसका सिस्टम एकदम परफेक्ट था। पास के ही एक कुएं से पानी निकाला जाता और उसे इस करीब 12 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े पक्के हौज में भरा जाता था। दोनों तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक स्नानों के लिए होता था। और सबसे कमाल की बात, पानी को निकालने के लिए एक खास ढलान और नाली बनी हुई थी ताकि पुराना पानी बाहर निकल सके। सोचिए, हजारों साल पहले इतना शानदार वाटर मैनेजमेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, इनका आर्थिक और कृषि जीवन। आखिर इतनी बड़ी आबादी अपना गुजारा कैसे करती थी? सच कहूं तो इनका ट्रेड नेटवर्क किसी मॉडर्न सप्लाई चेन से कम नहीं था। और मजे की बात यह है कि ये शांतिपूर्ण व्यापार में बहुत यकीन रखते थे। ये लोग ओमान और राजस्थान से तांबा लाते थे, कर्नाटक से सोना और जावर से चांदी। इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान से कीमती पत्थर इंपोर्ट होते थे।
और हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्ट, दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन भी यहीं उगाया गया था, जिसे यूनानी लोग सिंडन कहते थे। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में आपको हैरान कर देगी। इनका जो वजन और मापन का सिस्टम था ना, वो 16 के गुणक यानी मल्टीपल्स पर आधारित था, जैसे 16, 32, 64। क्या ये नंबर कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल, ये वही सिस्टम है जो भारत में अभी कुछ दशकों पहले तक चलता था, जहां 1 रुपए में 16 आने होते थे। मतलब हजारों साल पुरानी एक परंपरा हमारे आधुनिक काल तक जिंदा रही। ये सच में अमेजिंग है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, शिल्प, धर्म और जेनेटिक्स। अब एक थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग लेकिन बेहद रहस्यमयी बात करते हैं। हड़प्पा के लोगों के पास अपनी एक पूरी लिपि यानी स्क्रिप्ट थी। इसका पहला नमूना हमें 1853 में ही मिल गया था और 1923 तक ये पूरी तरह सामने आ चुकी थी। लेकिन आज इतने सालों बाद भी दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। ये पूरी तरह से अनडिकोडेड है। उन्होंने अपनी मोहरों और बही खातों पर क्या लिखा, वो असल में क्या सोचते थे, ये आज भी एक गहरा राज है। धर्म की बात करें तो यहाँ मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई बड़े बड़े मंदिर या पिरामिड नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि धर्म उनके रोजमर्रा के जीवन और प्रकृति का ही एक हिस्सा था। खुदाई में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं जो बताती हैं कि वो फर्टिलिटी और प्रकृति की पूजा करते थे। एक बहुत ही फेमस पशुपति मोहर भी मिली है, जिसे कई लोग भगवान शिव का सबसे शुरुआती रूप मानते हैं। इसके अलावा लोथल और कालीबंगा में हवन कुंड मिले हैं, और जैसा कि हमने ग्रेट बाथ में देखा, पानी से जुड़े अनुष्ठान इनके लिए बहुत पवित्र थे। और अगर हम इनके जेनेटिक्स की बात करें तो 2019 में हरियाणा के राखीगढ़ी से एक बहुत बड़ी फाइंडिंग सामने आई। वहां मिले कंकालों के डीएनए से पता चला कि ये लोग मुख्य रूप से 2 समूहों का जेनेटिक मिक्स थे। एक तो भारत के अपने मूल निवासी, जिनका डीएनए आज के अंडमान के लोगों से काफी मिलता है, और दूसरे थे प्राचीन ईरानी किसान। और ये जेनेटिक मिक्सिंग कोई कल की बात नहीं है, बल्कि ये करीब 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हो गई थी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इस महान सभ्यता का पतन। यहाँ आकर दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर ये सभ्यता इतनी विशाल, इतनी एडवांस और इतनी बेहतरीन तरीके से सेटल थी, तो फिर 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया? इतने आबाद शहर वीरान खंडरों में कैसे बदल गए? इस पतन को लेकर ना सालों से कई थ्योरीज दी गई हैं। जैसे इतिहासकार मॉर्टिमर व्हीलर ने सिर्फ 26 कंकालों और ऋग्वेद के कुछ रेफरेंसेस को देखकर आर्यन इन्वेजन थ्योरी यानी आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत दे दिया था। लेकिन मॉडर्न साइंस और आर्कियोलॉजी की नई खोजें इसे साफ तौर पर खारिज करती हैं। पहली बात तो ये कि सिंधु शहरों के पतन और वैदिक युग के शुरू होने के बीच 300 से 400 साल का एक बहुत बड़ा गैप है। और दूसरा, वही 2019 की डीएनए रिपोर्ट, उसमें R1A जेनेटिक मार्कर मिला ही नहीं, जिसे अक्सर बाहर से आए आक्रमणकारियों से जोड़ा जाता था। तो ये हमले वाली थ्योरी तो अब वैज्ञानिक रूप से सही नहीं मानी जाती। तो फिर असल में हुआ क्या था? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी सभ्यता का पतन किसी एक रात में या किसी एक घटना से नहीं हो सकता। ये कई सारी प्राकृतिक और पारिस्थितिक आपदाओं का नतीजा था। नदियों में आने वाली बहुत भयानक और लगातार बाढ़, जलवायु परिवर्तन से आया लंबा सूखा, टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से नदियों का अपना रास्ता बदल लेना, और शायद कुछ भयंकर महामारियां। इन सब चीजों ने मिलकर एक चेन रिएक्शन पैदा किया, जिसने इस शानदार सभ्यता को धीरे धीरे पतन की ओर धकेल दिया। आज ये प्राचीन शहर मिट्टी के नीचे खामोश जरूर है, लेकिन सोच कर देखिए, कितना रोमांचक होगा वो दिन जब भविष्य में कोई तकनीक इनकी उस रहस्यमयी लिपि को फाइनली डीकोड कर लेगी। तब ये दीवारें, ये मोहरें क्या नई कहानियां सुनाएंगी? क्या पता इंसानियत के अतीत के कुछ ऐसे सच सामने आए जो हमारे इतिहास देखने के नजरिए को ही पूरी तरह से बदल दें। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। खैर, इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा।